गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज हम करेंगे कि आज हम बेसिकली सिर्फ सिलेबस देखेंगे आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का यूजी लेवल पे। इकोनॉमिक्स के लिए हम देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या करने की जरूरत है ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो आपका जो एग्जाम कोड रहता है वो है 309 यानी कि 309। आपको पता है कि आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको करने सिर्फ 40 हैं, यानी आपको 10 क्वेश्चंस छोड़ने की लिबर्टी मिल जाती है। लेकिन ये याद रखना है कि एक क्वेश्चन आपका जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा, और अगर आप उसको गलत कर देंगे तो आपका -1 भी हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि हो, क्योंकि अगर आपका गलत हो गया तो यानी आप 6 मार्क्स किसी और से पीछे हो जाएंगे। इसीलिए सिलेबस को अच्छे से थरली करना हमारा गोल रहेगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि आपका फर्स्ट यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट में जनरली हमेशा इंट्रोडक्शन आती है, यहां पे भी सेम है। आपको करना है इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें इकोनॉमिक्स में, क्या रीजन है इकोनॉमिक्स को पढ़ने का, वो सब आपका इंट्रोडक्शन में आएगा। आपको पता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो सबसे पहले यूनिट में हम करेंगे कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे हमारे इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं आपकी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स मिलेंगे जब आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये सब आपने 11th या 12th में पढ़ा है, क्योंकि ये आपका जो है वो 11 कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज जो आप स्टेट लेवल पे पढ़ते हैं उसमें आप ये 11th में कर लेते हैं। सीबीएसई में शायद आपने ये 11th या 12th में एक ना एक बार पक्का ही पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको बहुत डिटेल में करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। हम उसे बहुत अच्छे से इलैबोरेटेड पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो कहीं से भी आ सकता है। अगर आपको टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप एमसीक्यू नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव आप जरूर कर लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ भी लिख के आ जाते हैं, आप उसको इलैबोरेट करके कर देते हैं। लेकिन एमसीक्यू जो है वो आप तभी कर पाएंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो वो हम यहाँ पे उस पे हम यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें समझ आना चाहिए। उसके बाद ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे फोकस कर सकते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपको है वो आपको सिर्फ 1 और 2 कमोडिटी के केसेस करने हैं, और उस पे वो आपको बेसिकली समझना है कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है एक कंज्यूमर का। उसके बाद हमारा जो फोकस है वो आएगा डिमांड पे। डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की डिमांड्स। हम पढ़ेंगे डिमांड एक्चुअल में मीनिंग क्या है, मार्केट डिमांड क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, हम कैसे डिमांड के बारे में पता कर सकते हैं कि इतनी डिमांड होगी, कैसे फ्लक्चुएट होगी, वो सब हम डिटर्मिनेंट्स के थ्रू ही पता लगा सकते हैं। उसके बाद आपको करना है डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व और स्केड्यूल में क्या फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है उसमें और शिफ्ट इन द कर्व हो रही है, उन दोनों में क्या फर्क रहता है, वो डिफरेंस आपको यहां पे पता चलेगा। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है
प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है उस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, उस पे आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला, सब कुछ आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है, बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है। सो प्राइस इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मेजरमेंट हम कैसे, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, जैसे कि हम उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज है। परसेंटेज में हम उसको परसेंटेज फॉर्मूला से कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला से कर सकते हैं। आर्क एक मेजरमेंट होती है, बहुत डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट्स हैं। तो एक फॉर्मूला जो है उसका वो ये रहता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो बेसिक फॉर्मूला है जो हमें हमेशा ही याद रहना चाहिए। तो इसीलिए मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल भी बन सकता है जो एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप वो ठीक कर देते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर पक्के। तो अब आप अगला देखिए, यहाँ पे आपका जैसे आपको ये दिया है, देखो परसेंटेज एक आपका मेथड है, फिर आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका आता है ज्योमेट्रिक मेथड्स। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी को। और इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अब हम जाते हैं अगले पे, प्रोडक्शन। अब हमने कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोडक्शन बिहेवियर पे। तो प्रोडक्शन बिहेवियर पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है बेसिकली, राइट। तो हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में आपके 2 मेन टॉपिक्स हैं या आपके 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर हो गए तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन डन है। या उसमें क्या क्या आएगा आपका, रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल। और आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर और स्केल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आप ये वाला कब पढ़ेंगे और ये वाला कब पढ़ेंगे आपको ये पता होना चाहिए। तो रिटर्न्स जो हैं आपके वो टू फैक्टर भी होते हैं और टू स्केल भी होते हैं। नेक्स्ट आइए आपका है सप्लाई। तो हमने डिमांड कर लिया, डिमांड आपका कंज्यूमर का है, वैसे ही सप्लाई आपका प्रोड्यूसर का रहता है। तो सप्लाई में देखिए मार्केट सप्लाई है, जैसे मार्केट डिमांड थी वैसे ही मार्केट सप्लाई है। इसके भी अगेन आपको डिटर्मिनेंट्स करने हैं, आपको स्केड्यूल करना है, आपको कर्व करनी है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये सप्लाई साइड से है, वो डिमांड साइड से था। अगेन इसमें आपका मूवमेंट होगा और इसमें भी शिफ्ट होगा। और इन दोनों का डिफरेंस जो है दोनों में सेम रहेगा, बस कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अगेन प्राइस इलास्टिसिटी। तो अगेन आपको इलास्टिसिटी, जैसे आप प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में निकाल लेते हैं वैसे ही आपको प्राइस इलास्टिसिटी जो है आपको वो सप्लाई में भी निकालनी पड़ती है। तो वही सेम फॉर्मूला है, उसका मेजरमेंट भी सेम तरीकों से है, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन ये सप्लाई के लिए हो जाता है। यानी कि परसेंटेज आप इसमें, जैसे परसेंटेज इलास्टिसिटी जो है वो आप इसमें भी निकालेंगे और ज्योमेट्रिक मेथड्स जो है वो इसमें भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका जो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस है वो ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन अब ये आपकी जो क्वांटिटी है ये सप्लाई की हो जाएगी, पहले ये डिमांड की थी। तो ये आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आप आ जाइए कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसे, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आया है, तो उसको अपनी कॉस्ट्स भी मैनेज करनी है और अपना रेवेन्यू भी मैनेज करना है। तो कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। कॉस्ट में देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट होती कैसी कैसी हैं। तो आपकी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती हैं, टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। इन सबके मतलब आपको पता होने चाहिए, इन सबके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि आप टोटल कॉस्ट से एवरेज और मार्जिनल निकालोगे कैसे, ये आपको सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में पता चलेगा। उसके बाद आप देखिए शॉर्ट रन आपकी जो कॉस्ट कर्व्स हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आपकी बेसिकली जो कॉस्ट होती है आप उसको 2 टाइम पीरियड्स के लिए मेजर करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जैसे 1 ईयर के लिए, अगर मुझे देखना है कि मेरे कितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो शॉर्ट रन में आएंगे। और लॉन्ग रन होता है जो आपका पूरा बिजनेस का स्पैन है, सपोज 50 इयर्स हो गए बिजनेस को करते हुए, तो वो लॉन्ग रन में आ जाएंगे। तो आपको उसमें भी अपनी कॉस्ट कर्व्स, आपकी कॉस्ट कर्व्स की शेप जो है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में वो वेरी करती है, वो हम इस पर्टिकुलर
उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है, अगेन ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्स हैं, तो ये जब हम इनको पढ़ेंगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन में तो हम उनको अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो आप वॉट एवर यू आर अर्निंग, जो आप कमा रहे हैं, ठीक है। तो जो सपोज आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, आप जो उसे अर्न कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू होता है। तो उसमें हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स को अलग से पढ़ेंगे, जिसमें अगेन आपका टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा। अगेन उसमें आपको उनकी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू की क्या रिलेशनशिप है, आप उनको कैसे स्टडी करते हैं। रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे हम बहुत थरली करेंगे ताकि आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाए कि क्या रिलेशनशिप है, क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे मैं ऑब्टेन करूं मार्जिनल को एवरेज से या मार्जिनल को टोटल से। उसके बाद एंड में हम करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि जब मैंने कॉस्ट का पता लगा लिया, मैंने रेवेन्यू का पता लगा लिया, अब मैं बता सकती हूं कि मेरा जो प्रोड्यूसर है वो कब इक्विलिब्रियम में होगा। तो वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे जब ये सारा हम कर लेंगे। और ये जो ये रेवेन्यू है प्रोड्यूसर का, ये आपको मिलता है जब एमआर और एमसी आपस में इक्वल हो जाते हैं, या उनकी रिलेशनशिप के थ्रू आपको ये इक्विलिब्रियम मिलता है। नेक्स्ट, अब जब हम प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को पढ़ लेते हैं, उस प्रोड्यूसर के बारे में हमें पता चल जाता है, फिर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कि कैसी कैसी मार्केट्स मेरी इकोनॉमी में है। तो मेरी इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप की मार्केट्स होती हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है मोनोपोली, एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये तीन मार्केट्स जो हैं वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये मार्केट्स होती क्या हैं? पहली चीज, इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये कैसे फंक्शन करती हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। हमें बस उसका एक आइडिया लेना है कि ये डिफरेंट टाइप की मार्केट्स जो है ये कैसी है, जो हमारे यहाँ पे रन कर रही हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिक, क्योंकि हम इतनी डिफरेंट टाइप की मार्केट्स कर रहे हैं, लेकिन वेरी नाइसली आपको सिर्फ एक उन्होंने टॉपिक दिया है जो उन्होंने आपको बोला है कि आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, वो है परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि आपको प्राइस डिटरमिनेशन सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही करनी है। इस लेवल पे आपको ये मार्केट्स की सिर्फ फीचर्स पता करनी है। तो हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे मेरा प्राइस जो है वो डिटरमाइन होगा, मैं किस बेसिस पे वो डिटरमाइन करूंगी, राइट। तो इसके जैसे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पहले हम करेंगे, उसके बाद ही हम उसका प्राइस डिटरमिनेशन कर पाएंगे। उसमें हम पता करेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, और अगर आपका जैसे डिमांड और सप्लाई जो होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में जब कोई मार्केट फंक्शन कर रही है उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों आपके साथ में काम करेंगे। जब सिर्फ कंज्यूमर को पढ़ रहे थे तो डिमांड कर रहे थे, सिर्फ प्रोड्यूसर को पढ़ रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं, इसमें दोनों की इंटरैक्शन होगी, क्योंकि मार्केट में तो दोनों इंटरैक्ट करते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे अगर थोड़ी सी डिमांड शिफ्ट हो गई तो क्या हुआ प्राइस को, थोड़ी सी सप्लाई शिफ्ट होगी तो क्या हुआ प्राइस को। तो वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद आपकी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स है, यानी कि आप डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ना कैसे है, उसको कैसे कैसे कवर करना है, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको रैशनिंग दिया है, तो रैशनिंग से आपको पता चलता है डिमांड और सप्लाई की रिलेशनशिप के बारे में। तो ये आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा आपकी डिमांड और सप्लाई के बारे में कि वो है क्या, वो कैसे वर्क करते हैं, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी हम देंगे, सिर्फ इस चीज के लिए कि आपको डिमांड और सप्लाई की जो रिलेशनशिप है वो आपको पता चल जाए। अब यहां तक आपका माइक्रो कवर हो रहा था। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जनरली सब लोग उससे बहुत डरते हैं कि इसमें तो नेशनल इनकम है, ये बहुत डिफिकल्ट होएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेशनल इनकम जो है उसको पढ़ना बहुत आसान है। आप एक बारी उसको समझ लीजिए, कौन से कॉन्सेप्ट से कहां पहुंचना है वो समझ लीजिए, और आपका जो मैक्रो है वो एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है।
पहले आपका है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैक्रो लेवल पे, यानी पूरे नेशन जो एज अ होल है उस लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नेशनल इनकम। क्योंकि जब भी हमारा बजट भी प्रेजेंट होता है उससे पहले जब हमारी रिपोर्ट आती है एनुअल रिपोर्ट, उसमें सबसे पहले हमारी इनकम की ही बात की जाती है। अगर कोई आप स्टेट के एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें भी जीडीपी की बात की जाती है जो कि नेशनल इनकम होती है। तो जो नेशनल इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ बताने के लिए कि क्या इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है या नहीं। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, पहले तो आपको ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए। मैक्रो का मतलब है बड़े लेवल पे, पूरी इकोनॉमी एज अ होल। तो ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेगा। यहाँ पे हम फ्लो ऑफ इनकम भी देखेंगे कि इनकम फ्लो कैसे करती है, हाउस होल्ड से इंडस्ट्रीज कैसे कैसे इनकम जो है वो सर्कुलेट होती है, वो भी हम देखेंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट दोनों पे आपको उनको निकालना है। इनके मतलब पता होने चाहिए। आप जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचोगे कैसे ये पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए। तो ये सारे डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे ऑब्वियसली एमसीक्यूज बहुत इजीली बनते हैं और बहुत स्कोरिंग है। नेक्स्ट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। ऑब्वियसली ग्रॉस और नेट दोनों लेवल पे हम हर चीज को एनालाइज करते हैं। तो वो देखना है प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या फर्क रह जाता है, किस चीज को माइनस करके प्राइवेट इनकम से हम पर्सनल इनकम पे पहुंचेंगे, वो सब कुछ हम इसमें कवर करते हैं। एंड देन देयर इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का क्या मतलब होता है, जो आपके हाथ में एंड में बच जाती है उसको हम बोल देते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जो आपने कुछ अर्निंग्स आपकी हैं, सब कुछ डिडक्ट करके जो एंड में आपके पास बचेगा वो आपका डिस्पोजेबल हो जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके रहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड जो हैं ये हम इसमें कवर करेंगे कि हम उसमें सपोज अगर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमी के, हम उनको कैसे ऐड करें ताकि हमारे पास एंड में पूरे नेशनल इनकम निकल जाए। तो वो हम इन 3 मेथड से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, जो कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये देखने में बहुत सारा लग रहा है लेकिन जब हम इसको करेंगे तो बहुत इजी और बहुत ही मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब हम इसको अच्छे से करते हैं, हम इसके कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक्स को समझते हैं, तो इतना सारा जो है ये बिल्कुल सिंपल सॉर्ट आउट करके आपके ब्रेन में इजीली फीड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसको शुरू करेंगे, पहले तो मुझे पता होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। ठीक है, उनके कंपोनेंट्स क्या है। डिमांड कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रो का है, लेकिन जब मैंने उसमें एग्रीगेट वर्ड ऐड कर दिया तो वो मैक्रो कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि पूरे देश की डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। और एक और कंपोनेंट इसमें रहता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि आपके नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिससे मेरी एग्रीगेट डिमांड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, हमें इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट का फर्क। तो इनके मीनिंग को समझ के हमें ये फर्क बताना है कि इन दोनों में फर्क क्या रहता है। ठीक है, फिर आपको इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करनी है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। बाकी के कंपोनेंट्स को कांस्टेंट लेके हम सिर्फ 2 सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कॉन्सेप्ट और वो कैसे काम करता है इकोनॉमी में, वो सब हम करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो ये जो डिमांड है
कभी कभी एक्सेस में हो जाती है, कभी डेफिसिट हो जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिसिट डिमांड क्या है, वो सारा, उसकी प्रॉब्लम क्यों हमारी ओरिजिनेट हो रही है, वो सब। एंड देन मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो अगर देयर इज डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी, हम उसको करेक्ट कैसे करें, क्योंकि अगर एक्सेस डिमांड होती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डेफिसिट डिमांड होगी, प्राइसेस बहुत नीचे डाउन हो जाएंगे, रिसेशन आ जाएगी। तो हम इन चीजों को करेक्ट कैसे करें, वो आप इसमें करेंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्या रहता है, ऑब्वियसली एक मेजर है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने का। तो कैसे हम, मतलब कहाँ से हमें ये क्रेडिट मिलेगा, हम गवर्नमेंट कैसे अपने स्पेंडिंग को चेंज करें ताकि ये एक्सेस और डेफिसिट डिमांड में चेंज आए, तो वो सब कुछ हम इसमें करेंगे। तो दैट इज वेरी 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 इजी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे बेसिकली, ये बहुत ही ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग का जो टॉपिक है ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, हर जगह आपको मनी एंड बैंकिंग आता है। इवन जो साइंसेस के हैं वो भी बैंक के साथ डील करते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो तो इट इज वेरी गुड। तो मनी, सबसे पहले तो उसका मतलब क्या है, आया कैसे, राइट। मनी, करेंसी कहाँ से आई, सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम था, वहां से हम कहाँ कैसे करेंसी तक पहुंचे, वो एवोल्यूशन है। और मनी के क्या फंक्शंस होते हैं वो हम सब करेंगे। सेंट्रल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शंस और कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग एंड फंक्शन। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उसका क्या काम है वो, और बाकी के कमर्शियल बैंक्स आपके जैसे पीएनबी, एसबीआई है, उनका क्या काम है, और होते क्या है कमर्शियल बैंक्स, वो सब इसमें आएगा। रिसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज जो हैं आपके बैंकिंग सिस्टम के, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया के लिए, क्या सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स लाए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारे बैंकिंग सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन हुई, कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, जिसके थ्रू हमारा बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट। तो बजट हमें पता है हर साल हमारा बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट लेके आते हैं, ठीक है। पर उस बजट को समझने के लिए हमें उसकी टेक्निकल टर्म्स का मतलब भी पता होना चाहिए। तो वही हम इसमें देखेंगे पहले तो कि बजट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हमें बजट लाने की जरूरत है, क्या जरूरत है बजट को लाने की। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, आपके दो चीजें आपको याद रखनी है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। रिसीट्स में आपकी रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स आएंगी, एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आता है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आता है। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके आपको डिफरेंसेस देखने हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, प्लान नॉन प्लान, और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के। इनके डिफरेंसेस की आपस में डिफरेंट कैसे हैं, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है आपके एक्सपेंडिचर की। फिर आपको पता होना चाहिए बैलेंस्ड बजट क्या होता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट क्या होता है, ठीक है। और अगर सपोज डेफिसिट बजट है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सरप्लस है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो सब इसमें आएगा। फिर बाद में डेफिसिट जो है वो कब क्रिएट होता है, बेसिकली डेफिसिट तब होता है जब आपका खर्चा आपके इनकम से कम होता है। तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे 3 जो तरह के डेफिसिट्स हैं ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनके मीनिंग क्या है, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली, क्योंकि आपके जो डिफरेंट डेफिसिट्स हैं, यानी अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट से डील कर रही हूं, मैं उसको कैसे ओवरकम करूं, मैं प्राइमरी से डील कर रही हूं, मैं उसको कैसे ओवरकम करूं, वो आपको यहाँ पे देखना है। एंड लास्ट इज डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, तो हमें देखना है कि उस गवर्नमेंट का रोल क्या है बेसिकली एक इकोनॉमी में। बजट आ रहा है, बजट लाने का क्या रोल है, राइट। तो ये उसकी मीनिंग और इम्प्लीकेशंस यहाँ पे कवर हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आता ही क्यों है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स आ रहे हैं, तो बीओपी उसकी वजह से आपका आता है। तो इसमें आपका जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अच्छे से नहीं समझा जाए ना तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को मतलब पढ़ना बहुत डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है और फ्लेक्सिबल क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो अब नहीं होता इकोनॉमीज में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या, और फ्लेक्सिबल क्या होता है उसका आपको पता होना चाहिए। उनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, अगर हम फिक्स्ड लेते हैं उसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, फ्लेक्सिबल के क्या हैं। फिर है डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर मुझे अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट निकालना है तो मैं उसको कैसे डिटरमाइन करूं, डिमांड और सप्लाई से, वो हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है बीओपी अकाउंट्स, उसके मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स। कि आपका जो बीओपी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो सब इसमें कवर होगा। और लास्ट में हमें वी हैव टू डू अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द एक्सचेंज रेट इश्यूज, क्योंकि आपको पता है कि एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो, अगर हम डॉलर की टर्म्स में देखें ना, हमारा एक्सचेंज रेट बहुत हाई चला गया है। तो वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, पहले तो इंडिया का करेंसी का वैल्यू क्यों कम हो जा रहा है, कि रुपी इतना ज्यादा, मतलब इतनी कम वैल्यू क्यों दे, अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे इतना ज्यादा रुपी क्यों देना पड़ रहा है। तो वो एक्सचेंज रेट जो है क्यों मेरा इतना ज्यादा खराब हो रहा है, वो हम इसमें एनालाइज करेंगे कि क्या रीजंस हैं इस सब के, इंडिया क्यों इतना सफर कर रहा है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। इसका एक एक टॉपिक अच्छे से किया जाए, ये हमारा गोल है, ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएं और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो पाएं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, एमसीक्यूज सॉल्व करना इज द मेन गोल। ओके, थैंक यू सो मच।